क्या लिखा? इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल. It is the quantity of a commodity which a producer which a producer is willing to sell. Willing to sell. ठीक है, नीचे लिखो, नीचे लिखो स्टॉक. स्टॉक लिखो. It is the quantity. It is the quantity of a गुड commodity. मॉर्निंग भैया. Good morning, Karthik. Of a commodity which a producer which a producer has at a particular at a particular point of time. At a particular point of time. At a particular point of time. अब जरा ढंग से सुनना मेरी बात को. क्या लिखा? It is the quantity of a commodity which a producer is willing to sell at a given price. At a given price during a given period of time. ये लिख लो. During a given period of time. During a given period of time. ठीक है. हाँ भाई, तो चैप्टर हमने आज स्टार्ट करा है. चैप्टर का नाम है सप्लाई. ठीक है ना. और उसके साथ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है चैप्टर हमारा. ठीक है. ठीक. अब अगर सप्लाई की बात करी जाए तो पहली बात तो ये जो चैप्टर है किस यूनिट के अंदर आता है. यूनिट का नाम है हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर. ठीक है. आपको पता है बात या नहीं पता? आज जैसे यूनिट का नाम है वैसे ही हमें काम भी करना है. हमें किसके अकॉर्डिंग सोचना है जरा बताना. प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि हमें किसका बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है. प्रोड्यूसर का. तो हमें वही बनना पड़ेगा. ठीक है. तो आज अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं, सप्लाई की, तो व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? मैंने बोला इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल. देखो सबसे वर्ड जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है, देखो ये वर्ड, दैट इज मैंने क्या लिखा है बताओ, विलिंग टू सेल. विलिंग टू सेल करने का मतलब क्या है? जरा देखो सामने एक प्रोड्यूसर है, उसने 20 यूनिट्स बनाई. कितनी यूनिट्स बनाई जरा बताओ? 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करी. ठीक है. बट वो कह रहा है कि इसमें से वो सिर्फ कितनी बेचेगा मार्केट के अंदर? 15 यूनिट्स. कितनी बेचेगा बताओ? 15 यूनिट्स. तो बेटा 20 सप्लाई नहीं है. सप्लाई क्या है बताओ? 15. व्हाई? बिकॉज इतना तो उसने प्रोडक्शन करा है. इसमें से विलिंग टू सेल. विलिंग टू सेल मतलब वो बेचना कितनी चाह रहा है. ठीक है. जितनी वो बेचना चाह रहा है वही क्या होती है, जल्दी से बताओ? सप्लाई. तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज willing to sell at a given price during a given period of time. इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना. तो यानी कहने का मतलब सप्लाई इज नथिंग बट द क्वांटिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल इन द मार्केट. जो वो बेचना चाह रहा है, उसके पास कितनी पड़ी है उसको मैटर नहीं है. उसमें से वो जितनी बेचेगा मार्केट के अंदर वही सप्लाई होगी. बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है. ठीक. तो क्वेश्चन भैया फिर ये क्या है? 20 यूनिट्स क्या है? ये है बेटा स्टॉक. क्या है ये? स्टॉक. नाउ व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर हैज at a particular point of time. उसके पास थी कितनी? 20. कितनी थी? तो 20 is what? Stock. आवाज नहीं आ रही. 20 is what? Stock. उसमें से बेची कितना चाह रहा है वो? तो 15 is what? Supply. तो it is the quantity of a commodity which a producer is willing to sell. Supply. Stock. It is the quantity of a commodity which a producer has at a particular point of time. अब बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? आगे चलूं? ठीक. लिखो आई भैया डाल. एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दो स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन पे. लिख रहे हैं? भैया एक मिनट लिख रहा हूँ. लिख लिया? भैया एक मिनट एक मिनट. लिखो लिखो लिखो. नीचे एक डालो लॉ ऑफ सप्लाई. सबके सब लॉ ऑफ सप्लाई. मॉर्निंग में दिक्कत तो नहीं हुई आने में?
हैं? सबके चेहरे सोते होते लग रहे हैं, सबसे ज्यादा तो मेरा ही लग रहा है। उठ गया बेटा मैं, वरना तो भारी खड़े रहते। ठीक है, आगे चलू कार्तिक। हाँ भैया। लिखो भाई, हेडिंग डालिए लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई पे चलने से पहले मैं आपसे लॉ ऑफ डिमांड पूछूंगा। बताओ भाई, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ध्यान है ना? तो देयर वाज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सेटेरस पैरिवस, याद है ना? चलो, उसका बिल्कुल अपोजिट है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना भूल गया फ्लो में। देखो सामने देखो, अगर देखो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये डिमांड मान लो, इसके सामने मिरर रखा है, मिरर में भी तो उसकी बिल्कुल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, है ना? ये है सप्लाई। दोनों है सेम ही, ठीक है, बट एक दूसरे के बिल्कुल, वो कंज्यूमर का बिहेवियर बताता है, ये वहां नेगेटिव रिलेशनशिप होती है यहाँ पे। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट चलेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखना। लिखो भाई, बुलेट पॉइंट, according to this law, according to this law, comma, there is positive relationship between price and quantity supplied, comma, ceteris paribus, full stop, bullet point change। लिखो in other words, comma, when price of the commodity, when price of the commodity increases, then quantity supplied, क्या ceteris paribus, CETRISPARIBUS, quantity supplied also increases, comma, when when price of the commodity, when price of the commodity decreases, then quantity supplied also decreases, comma, other factors, other factors that affect supply remains constant। ठीक है, remains constant। क्या? नहीं, ठीक है, लिख लिया भाई, आगे चल रहा हूं मैं। सुनो मेरी बात को, देखो सामने, मैं कह रहा हूं आपको याद हो तो जब प्राइस इंक्रीज होता था, ठीक है, तो डिमांड क्या होती थी? डिक्रीज, बल्कि मैं उसको क्वांटिटी डिमांडेड बोलता था, है ना? और प्राइस अगर डिक्रीज तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, ऐसा होता था। देयर वाज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड प्रोवाइडेड सेटरस अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। इतनी बात ध्यान है, ठीक है? तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कौन सी रिलेशनशिप होती थी? नेगेटिव। ऐसा क्यों होता था? क्यों? लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डी क्या? हाँ बोलो। हाँ, ये सारे बात ध्यान है ना, ठीक है ना? बट जनरली हमें ये बात किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आती है? कंज्यूमर के। समझ में आ गई बात? आज मैं बोल रहा हूँ बेटा, कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी? इंक्रीज। प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी?
डिक्रीज। ऐसा कब? व्हेन ceteris other factors that affect supply remains constant। ठीक है, कोई मेरे को समझाएगा ऐसा क्यों होगा? वाई? वेरी गुड। किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचा आपने? अगर आप प्रोड्यूसर हो, आपका कोई प्रोडक्ट है, उसके मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, वो महंगा हो रहा है, आप क्या चाहोगे? कि और ज्यादा बेचो उसको भाई, कि आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? तो अगर किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, प्रोड्यूसर के, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। तो प्राइस अगर इंक्रीज तो क्वांटिटी सप्लाई भी, और अगर आपके प्रोडक्ट का मार्केट में प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई क्या कर लोगे? कम। क्योंकि कब निकालोगे फिर वो दोबारा से? जब महंगा हो। तो हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड, सही कह रहा है वो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यानी मैं बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज व्हाट? देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? जल्दी बताओ। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। सेटेरस पैरिवस का मतलब क्या होता है? अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई रिमेन्स। यानी क्या और भी फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? हाँ है, उन सबको क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इन अदर वर्ड्स व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, क्या मतलब था उसका? अगर प्राइस क्या होगा? इंक्रीज, देन क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन क्वांटिटी सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस। ये सेटेरस पैरिवस का मतलब कहां लिखा है? देखो ये रहा, अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है कार्तिक? हाँ भैया। लिखो नीचे, स्केड्यूल बनाओ, प्राइस और यहां लिखो क्वांटिटी सप्लाइड। 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, ठीक। क्वांटिटी सप्लाई पाओ, बताओ, कोई बताएगा? 20 22 24 26 28 और 30, ये मैंने अपनी तरफ से ले लिया है। अभी मत मानना ऐसी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है, ऐसा मत नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्या दिख रहा है शेड्यूल के अंदर? दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कौन सी रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं मेरे को इसी का क्या बनाना है, जल्दी बताओ। ग्राफ या डायग्राम। ठीक है, हाँ भाई, कर्व कैसा बनेगा? जल्दी बताओ, बोलो भाई। अच्छा यहाँ पे क्या लूं, चलो ये बताओ। अपवर्ड्स यहाँ लेते पे वेरी गुड, ध्यान है ना। और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी ठीक सप्लाई। है, और मैंने ये सप्लाई कर एस एस क्या है हमारा? ये सप्लाई कर्व क्या है? ये हमारा सप्लाई कर्व, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। क्या है ये? Why it is upward sloping? Because there is positive relationship between what? पॉजिटिव Price and quantity supplied। बात समझ सप्लाई। में आ गई? ठीक है, तो यानी देखो जरा एक सेकेंड, बता भी दो थोड़ी सी बात। मान लो प्राइस कितना था, जल्दी बताओ। 10। तो मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे इस पे सप्लाई बताना 10 पे कितनी थी। तो यहाँ पे देखो सप्लाई कितनी आ गई? 20। उसके बाद प्राइस कितना हो गया जरा बताओगे? अरे मैं सीधा एंड वाला ले रहा हूँ। ठीक है, 15। तो ये बेटा 15 हो गया। प्राइस हो गया 15, ये हो गया 3030। ठीक है, इसको पॉइंट ए मान लो और इसको पॉइंट बी मान लो। ठीक है, तो देखो प्राइस के इंक्रीज होने पे सप्लाई भी, डिमांड नहीं, सप्लाई भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, बना लो डायग्राम जल्दी से। बना लिया? बना लो, बना लो। हो गया? नीचे आई डालो, लिखो सप्लाई फंक्शन। सप्लाई, सप्लाई फंक्शन। ठीक है, लिखो
supply function explains, very good, functional relationship, functional relationship, बताओ भाई, between, हाँ, between supply and factors that affect supply and factors that affect supply. ठीक है, सबको पता ही सेम डेफिनेशन रहती है ना, पहले भी बता चुका हूं इस बात को मैं। अगर कॉस्ट फंक्शन आपसे कभी मैं पूछता तो क्या बोलते, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? एक्सप्लेन्स विन कॉस्ट एंड फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऐसी प्रोडक्शन फंक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, प्रोडक्शन किस किस का फंक्शन है, भूल गए, बता रखा है। प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, भूल गए? अब ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, ध्यान है, ठीक। प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, अब मैं सप्लाई की बात करता हूँ, जरा सामने देखो बेटा। सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है। पहले बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सप्लाई का, यही आएगा। अगर आप मेरे से पूछो इंपॉर्टेंट बताओ, बता दिया, यही आएगा, ठीक है। सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ, पहला है P, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, लिखते रहो, ठीक है। उसके बाद C, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद G लिख लो, गवर्नमेंट पॉलिसी, या बहुत से लोग इसको E लिखते हैं, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। चलो इसको यार E लिख लो, E, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद लिखो G, गोल ऑफ द फर्म, गोल ऑफ द फर्म। उसके बाद PO, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड सो ऑन, ठीक है। नीचे लिखो वेयर, वेयर लिखो P इज इक्वल्स टू, मतलब P क्या, प्राइस ऑफ द, हाँ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर आपके टीचर्स ने एक्स्ट्रा कराए हो ना, मेरे को बता देना, वैसे एक्स्ट्रा कराएंगे नहीं वो। C क्या है, क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद E पे आओ, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बच्चे इसको एक्सरसाइज लिख देते हैं, एक्सरसाइज नहीं है, एक्साइज है, ठीक है। G इज इक्वल्स टू गोल ऑफ द फर्म, अरे मैं भी है, गोल की जगह गोट लिख दिया, गोल ऑफ द फर्म, ठीक है। PO, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। हो सकता है कल टेस्ट लूं, एक घंटे का, 1 घंटे पढ़ाऊंगा, 1 घंटे टेस्ट लूंगा। हाँ बता देता हूँ, चैप्टर बता देता हूँ, चलो अभी, वरना भूल जाऊंगा बाद में। लिख लो, टेस्ट, टॉपिक है प्रोडक्शन, कॉस्ट पूरा न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। रेवेन्यू भी इंक्लूड ही कर लो, है क्या रेवेन्यू में, है ना, ठीक है। और डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, हाँ, लॉरेंस कर्व भी तो रह रहा है बस, ठीक है, बाकी तो सारा हो गया। क्या, हाँ कर लेना, आएंगे आएंगे, है नहीं फालतू में तुम और एक्स्ट्रा कराते रहते हो। मैं बताऊँ नहीं आएंगे वो, फिर भी करा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 क्वेश्चन करा दूंगा उसके, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि जितना मैंने कराया है, ठीक है, आपके स्कूल में क्या है क्या है नहीं मुझे नहीं पता, मैंने जितना कराया है वो सारा पढ़ के आना है। समझ में आ गई बात? कोई तो इतना ज्यादा टाइम लगे, डिस्पर्जन तो अभी पढ़ा है ना, तो फ्रेश है माइंड के अंदर।
प्रोडक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू देखना इतना ज्यादा है नहीं है, ठीक है, आराम से कर लो, 1-1.5 घंटे में हो जाएगा रिवीजन इसका, ठीक है। तो कल स्टार्टिंग 1 घंटा टेस्ट, फिर 1 घंटा पढ़ी, समझ में आ गई बात, ठीक। बल्कि कैसा करेंगे, पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसके बाद वाला नेक्स्ट आवर के अंदर क्या ले लूंगा, टेस्ट। चलो भाई स्टार्ट करें अब। तो अब हमें क्या करना है, हम सप्लाई फंक्शन पढ़ रहे हैं। सप्लाई फंक्शन के अंदर मैंने आपको बता दिया सप्लाई किस किस का फंक्शन है, सप्लाई इन सब का फंक्शन है। इसका मतलब सप्लाई को ये सारे सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई है, ये है ना। तो अब इनको डिस्कस करने से बढ़िया आगे चलते हैं, सब करके धीरे 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 करके सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम वही है, फैक्टर्स या डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। फर्स्ट, प्राइस, price of the commodity, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। बताओ भाई, मेरे को नहीं पता प्राइस कैसे इफेक्ट करता है सप्लाई को। also increases when price decreases then quantity supply also decreases, यानी हाँ ceteris paribus, यानी पॉजिटिवली, कैसे there is positive relationship between। तो ये बात हमने अभी कहाँ पढ़ी है, तो सेम एज, हाँ सेम एज लॉ ऑफ सप्लाई। बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे चले। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और क्या बोल सकते हैं, किस नाम से और आ सकता है पेपर के अंदर, दैट इज इनपुट प्राइस, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है भाई, लिखो। पहले मुझे बताओ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डेफिनेशन बताओ सीधा, डेफिनेशन। दोबारा बताओ क्या कह रहे थे, वैसे मैं सुना नहीं था। हाँ तो क्या होता है वो, वेरी गुड, इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पढ़ा रखी नहीं बात, प्राइस पेड टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज, चलो पहले डेफिनेशन लिखो उसकी, प्राइस पेड, अरे टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस पेड टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन is known as cost of production, is known as cost of production, ठीक है भाई। बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो when cost of production, ठीक है। अब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं सीओपी लिखूंगा, बट आप मत लिखना, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखूंगा सीओपी, ठीक है। when cost of production increases, हाँ then per unit profit, then per unit profit of the producer, of the, हाँ producer decreases, and therefore and and therefore producer and therefore producer decreases the supply, decreases the supply, and therefore producer decreases the supply, ठीक है। अब जरा ढंग से सुनना मेरी बात को,
मैं बोल रहा हूँ कि बेटा अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो सबको पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोड्यूसर का जो खर्चा आ रहा है प्रोडक्शन के अंदर, जो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्राइस पे करता है ना। लैंड को क्या देता है, रेंट, पता है ना। लेबर्स को क्या देता है, वेजेस। तो वो सारे उसका खर्चा है, ठीक है। अगर ये खर्चा उसका बढ़ गया है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, तो आपको पता है, ठीक है, अदर फैक्ट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, या प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो उसका पर यूनिट प्रॉफिट पता है क्या हो जाएगा, पीयूपी, पर यूनिट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। अभी समझाऊंगा अभी एक एग्जांपल लेके। और अगर इसका प्रॉफिट कम हो गया, तो वो सप्लाई भी क्या कर देगा, बताओ भाई, कम कर देगा। यानी मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई में भी कौन सी रिलेशनशिप है, नेगेटिव। कौन सी रिलेशनशिप है। अब जरा बात को समझो, इसका मतलब क्या है, मैंने क्या लिखा है ये सामने। मैंने लिखा है, मान लो कि बेटा प्रोड्यूसर का जो खर्चा आ रहा था, यहाँ लिख देता हूँ, सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो 100 रुपीज आ रहा था। कितना आ रहा था, 100 रुपीज। तो ढंग से सुन लेना, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, यूनिट की बात कर रहा हूँ, पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 100 रुपीज उसका खर्चा आ रहा था, ठीक। फिर उसको मार्केट में वो कितने का बेचता था, उसका प्राइस क्या था, उसका प्राइस था 150 प्रोडक्ट का, ठीक है। मुझे बताओ, मुझे बताओ उसका प्रॉफिट कितना हो रहा था, प्रॉफिट कितना हो रहा था, जल्दी बताओ। 150, सॉरी वो 50। अब क्या हुआ, अब उसका बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होके आज उसका सेम यूनिट को प्रोड्यूस करने में खर्चा आ रहा है 120 रुपीज। कितना आ रहा है, 120 रुपीज। बट प्राइस अभी भी कितना है, मुझे बताओ, 150। जनरली मुझे बताओ, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं लोग, प्राइस को बड़ा, खर्चा बढ़ जाता है तो उधर प्राइस बढ़ा देते हैं। बट हम यहाँ प्राइस क्यों कांस्टेंट मान रहे हैं, जरा सुन लो। जब भी एक फैक्टर वर्क करता है तो अदर फैक्टर क्या रहते हैं, बात समझ में आ गई। तो अगर जब प्राइस वर्क करता तो अदर फैक्टर्स क्या रहते थे। अब अदर फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं तो प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसलिए प्राइस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। अब बात समझ में आ गई। तो बेटा मान लो प्राइस क्या है हमारा, कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, अगर प्राइस कांस्टेंट है तो पर यूनिट प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, जल्दी बताओ मुझे। इंक्रीज होगा प्रॉफिट, डिक्रीज होगा, डिक्रीज। कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 30 रुपीज। तो पहले कहाँ प्रॉफिट आपको 50 रुपए हो रहा था एक यूनिट पे, आज कितना हो रहा है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से जनरली क्या होता है, प्रोड्यूसर का पर यूनिट प्रॉफिट कम हो जाता है। और प्रोड्यूसर को जब दिखता है कि उसका पर यूनिट प्रॉफिट कम हो रहा है, तो मार्केट के अंदर सप्लाई क्या कर देता है, कम कर देता है। इतनी क्या, किसने बोला ऐसी बात, खर्चा नहीं बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ाने प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगेगी क्या। अगर वहां 10 यूनिट, अगर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना आ रहा है, मुझे बताओ, 100 रुपीज आ रहे हैं ना, ठीक है। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, 10 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना आएंगे, तो कहाँ से लाएगा वो। अरे पैसे कहाँ से लाएगा वो, समझ नहीं बात। तुम कह रहे हो भाई 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर लो, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने का खर्चा बताना जरा, 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ ही तो आएगा, कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे बेटा। मार्केट में 100 फैक्टर्स हैं जो एक वर्क करेंगे हम, बट क्या पढ़ रहे हैं, वन फैक्टर एट ए टाइम। में सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे तो मार्केट में कोरोना आ गया तो लो, डिमांड खत्म हो गई। कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज वेरी डायनामिक। बट हम क्या कर रहे हैं, वन फैक्टर एट अ टाइम, अदर फैक्टर्स रिमेन्स। जब मैंने सेटरस पैरियस बोल दिया तो आपको मेरे से इफ बट ऊ आ ई करना ही नहीं है, बात खत्म, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें लगती रहेंगी, बट तुम्हारा आंसर दे रहा हूं मैं। तुम्हारा बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चन था, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मुझे बताओ, अगर उसको 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करनी, कैपिटल कहां से आएगी। थोड़ा क्या, किसी के लिए थोड़ा कुछ होता है, थोड़े का डिफाइन थोड़ा, डिफाइन थोड़ा, व्हाट डू मीन बाय थोड़ा, क्या। लो 10,000 कर लो, 10,000 उसके पास, मान लो अभी 100 यूनिट्स बढ़ाता है वो, लो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, सीधा जाता तो थोड़ा कहाँ जाता, थोड़ा उसके लिए क्या होता, सीधा थोड़ा होता 10,000। अब क्यों लिया है 1000 पे, अब थोड़ा तुम्हारे लिए 1000 हो गया। थोड़ा इज नथिंग, थोड़ा इज सब्जेक्टिव। शाहरुख खान के लिए थोड़ा अलग होगा, मेरे लिए थोड़ा अलग है। तो थोड़ा क्या होता है, तुम मेरा आंसर नहीं समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ गए ना तुम। हाँ, तो सबकी एक लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तुम, मैं कह रहा हूँ मान लो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, तुम कह रहे हो सर थोड़ा बढ़ा लो, मैं बढ़ा के इसको 500 ले गया, कोई प्रॉब्लम। 500 यूनिट्स ले गया। अब मुझे बताओ 500, अगर वो 100 प्रोड्यूस कर रहा था तो उसकी कैपेसिटी कम थी ना, उस प्रोड्यूसर की कैपेसिटी
कम थी, तो उसके लिए 500 पे जाना भी बेटा मुश्किल की बात है। समझ गए बात को, इसलिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर आप क्या बढ़ाओगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, ये कह रहा हूं। क्लियर है बात, समझ में आ गई? ठीक। और दूसरी बात, तुम कह रहे हो कि बल्क में परचेज करने में क्या लगता है, कम होती है। वो है लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट, शॉर्ट रन का नहीं है। तुम शॉर्ट रन पढ़ रहे हो, समझ में आ गई बात? ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहाँ अप्लाई होती है, और लॉन्ग रन के अंदर जब स्केल ऑफ ऑपरेशन हम बड़ा करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट किसका है, लॉन्ग रन का। हम क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन। बात ही खत्म हो गई सारी। ठीक है, आगे चलूं। आई मैंने क्या लिखा है मुझे बताओ, यानी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी सीओपी, तो पर यूनिट प्रॉफिट कम हो जाएगा और सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी देयर इज व्हाट, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई। अच्छा कॉमन आगे तो वाइस वर्सा लिख देना यहाँ पे, ये दोनों लिखवाई दिया ना मैंने शायद, नहीं एक ही लिखवाया। ठीक है, वाइस वर्सा, बुलेट पॉइंट चेंज लिखो, हेंस we can say that there is negative relationship between cost of production and supply। ठीक है, ये चीज बना लेना, ये इसी से याद होता है ये। अच्छा एक बात बताओ, सामने देखो, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो, हाँ पहले क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट जहां उसको बढ़ता दिखेगा वो सप्लाई भी बढ़ा देगा। ठीक है, शगुन समझ में आ गई बात? क्या, क्यों? देखो प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। अच्छा मेन बिजनेस का पर्सपेक्टिव क्या होता है पहले बताओ। प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट से तो ऊपर कुछ है नहीं ना, है ना? प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट से ऊपर तो कुछ नहीं है। प्रॉफिट को अचीव करने के दो तरीके होते हैं वरुण, या तो अपना खर्चा कम करो, ठीक है, या अपना रेवेन्यू इंक्रीज करो। समझ गए बात को? अब प्रॉफिट होता क्या है, पहले ही बता चुका हूं प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट इज इक्वल्स, हाँ, टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, है ना? तो रेवेन्यू बढ़ाओगे तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट को कम करोगे तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा। दो ही तरीके हैं। समझ में आ गई बात? तो बता दो ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है तभी तो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और प्रोड्यूसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही प्रॉफिट है। जहां उसको प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज होता दिखता है, उसी के बेसिस पे डिसीजन लेता है रैशनल प्रोड्यूसर, समझदार प्रोड्यूसर। ठीक है, आगे चले। अब इसी बात का जो मैंने पढ़ाया है, इसका डायग्राम भी बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? सामने देखते रहना, यही बना रहा हूँ साइड, ठीक है। यहाँ पे लो प्राइस, यहाँ पे लो सप्लाई, चलो सप्लाई लिख रहा हूँ, अदर फैक्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है, सप्लाई कर कैसे बनता है बस ये बता दो मुझे। हाँ स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, हाँ, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन नहीं बोलो, ये ऐसे भी बनते हैं यार। देखो पहले बता दूं, लीनियर और नॉन लीनियर, जो स्ट्रेट लाइन बोल रहे हो उसको लीनियर कर्व्स बोलते हैं। तो ये मत सोचना कि ये ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे, ऐसे, सप्लाई कर वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं आप इसी को ढूंढते रहो। ठीक है, ऐसे डिमांड कर्व जो होते हैं वो भी ऐसे ही बन जाते हैं, ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है,
तो ये नहीं है सिर्फ आप क्या बोलो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बस ऐसा बोलो अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग, लीनियर और नॉन लीनियर अलग, वो आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है ना, ठीक, ये ध्यान रखना। अब हमने तो लीनियर पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, लीनियर, क्योंकि हमारे सिलेबस में लीनियर ही है, बच्चों से वो लीनियर ही नहीं पढ़ा जा रहा, तो नॉन लीनियर बाद में पढ़ाएंगे वो। तो बेटा एक कर्व हमने ऐसे बना दिया, स्ट्रेट लाइन में एक कर्व ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एस एस इज अवर सप्लाई कर्व, कोई प्रॉब्लम। अब मैंने क्या करा, मैंने मान लिया कि मान लो एक सर्टेन प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड है, कुछ मान लो ओपी प्राइस है और उस पे ओक्यू क्या है, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर क्या हो रही है, जल्दी से बताओ, डिक्रीज करनी है इंक्रीज करनी है, इंक्रीज कर लो, चलो इंक्रीज, उसकी वजह से पीयूपी दैट इज पर यूनिट प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से सप्लाई क्या हो जाती है, यानी सप्लाई मेरी क्या हो रही है, जल्दी बताओ, डिक्रीज। अगर सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा, वेरी गुड, टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सप्लाई कर्व को टुवर्ड्स दी, हाँ लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, ये लो, समझ में आई बात, कहाँ शिफ्ट करा है मैंने इसको, ये हाँ, ठीक है। अब क्या मतलब है इस बात को, कोई बताना चाहेगा, इसका मतलब है, आज देखो जरा इसको नीचे प्लॉट करो लाके, प्राइस क्या रही, देखो प्राइस तो कांस्टेंट, ऊपर ऊपर प्राइस को कांस्टेंट रखा था, नहीं रखा था, प्राइस अभी भी क्या रहा, कांस्टेंट, बट सप्लाई देखो क्या हो गई, डिक्रीज फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन, समझ रहे हो बात को। आज ये हमारा न्यू सप्लाई कर्व है S1 और S1, ठीक है, बात समझ गए। तो इस तरीके से डायग्राम भी बन, क्लियर है, डायग्राम बना लो, चलो जल्दी, पहले ये लिखना, ये जो कॉर्नर में लिखा हुआ है मैंने, उसके फिर नीचे बनाना, ठीक है। क्या, तो ये लिख रहे हैं ना, तो मैंने ऊपर ये लिखवाया है ना, ये तब बनेगा एक्सप्लेनेशन के बाद, तुम डायरेक्टली थोड़ी बना दोगे, सिर्फ डायग्राम थोड़ी बनेगा, एक्सप्लेनेशन लिखोगे उसके बाद डायग्राम बनता है, तो देखो मैंने ये लिखवाया तो उसके ऊपर ये चीज, ठीक है। और एक्चुअली में ये हम कब बना रहे हैं डायग्राम, जब हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, क्या तुम बोल रहे हो, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इंपैक्ट कर रही है, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, आगे चले। अभी मैंने कौन सा वाला केस कराया है जरा बताओगे, जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज। एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में, लिखो, हाउ सप्लाई of a commodity of a commodity will be affected, will be affected when when input prices, when input, हाँ input prices decrease, ठीक है। 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का, ठीक है, ये होमवर्क है आपका। अब मुझे नहीं पता आपको क्या करना है इसके अंदर, मैं देखता हूँ 4 नंबर, मुझे नहीं पता कुछ भी, 4 नंबर का है बस, ठीक है, ये ध्यान रखना, करके लाना फिर चेक करेंगे, ठीक है, क्लियर है, आगे चले, ठीक। अभी दो दो फैक्टर हो गए, पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इनपुट प्राइस भी कहते हैं। नेक्स्ट पर जाओ, थर्ड पे, बोलो भाई, एक्साइज ड्यूटी,
एक्साइज ड्यूटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्साइज ड्यूटी वर्ड ना ऑब्सोलीट हो गया है। वाई ऑब्सोलीट हो गया है? क्योंकि अब उसको क्या बोला जाता है बताओ भाई? वेरी गुड। तो पेपर में जीएसटी नाम से आ गया तो घबराना मत, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, और किस नाम से आ सकता है? जो एक्साइज ड्यूटी होती है एक्चुअली वो टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन होते हैं। क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर होता है उसको टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। आपको पता है थोड़ी सी बात ये जो मैं बोल रहा हूँ, या नहीं पता? पता है? कस्टम, कस्टम ड्यूटी। देखो मैं 5 मिनट लूंगा, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा दूं बस, और कुछ नहीं करना मैं, ठीक है? अब इंडिया में हर चीज पे टैक्सेस है, ठीक है? अब मैं उसमें नहीं जा रहा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, छोटी सी बात बता रहा हूँ बस, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोड्यूसर हो, ठीक है, आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो, गुड्स तो पता ही है टेंजिबल होते हैं, है ना? गुड्स क्या करते हो? प्रोड्यूस करते हो, तो आपके ऊपर एक टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं हम एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी नॉनसेंस बात है ना? कैसे, क्यों नॉनसेंस है? अगर आप प्रोड्यूसर बन रहे हो और मैं मान लो ये बॉटल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो भी मैं क्या पे कर रहा हूँ? इस बॉटल को जब प्रोड्यूस करके रख लेता हूँ ना अपने पास, उसकी भी टैक्स पे करना पड़ता है मेरे को, सरकार को। दैट इज एक्साइज ड्यूटी, ठीक है? अब कोई पूछे भाई सरकार से, भाई ऐसा क्यों? हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपकी कंट्री के लिए फायदा ही तो है, कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आप हमसे क्या ले रहे हो? प्रोडक्शन के ऊपर टैक्सेस ले रहे हो, एक्साइज ड्यूटी। तो उनका कहना ये है, सरकार का लॉजिक ये है कि आप हमारे कंट्री के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लैंड भी हमारा ही है, पानी भी, हवा भी, सब हमारा है। समझ में आ गई बात? हाँ करेक्ट है। तो उसका हम क्या लेंगे? आपसे पैसे लेंगे, टैक्स लेंगे, तो एक्साइज ड्यूटी। तो फिर लोगों ने बोला अच्छा ऐसी बात, हम प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे इंडिया में, हम तो क्या करेंगे? बाहर प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और इंडिया में मंगा लेंगे, फिर बेच लेंगे, एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने बोला अच्छा, हम लगाएंगे कस्टम ड्यूटी, ठीक है? कस्टम ड्यूटी, आप बाहर से इंपोर्ट करो, आपको क्या पे करना पड़ेगा? कस्टम। तो आप टैक्स से नहीं बच सकते इंडिया के अंदर, ठीक है? ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे टैक्स ना हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? रोड पे जा रहे हो, हाँ, एक तो आपने अपने व्हीकल का एक परमानेंट रोड टैक्स तो दे ही रखा है, ठीक है? वन टाइम रोड टैक्स तो दे ही दिया है, ऊपर से टोल टैक्स भी वगैरह देते हो आप, ठीक है? इवन हमारे इंडिया के अंदर एक गरीब का बच्चा भी टैक्स पे करता है, फुल्ली। फुल्ली डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करता, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर वो लेस का पैकेट खरीद के लाया ना, तो टैक्स पे करके आ गया है वो, ठीक है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस होता है, तो टैक्स पे करके आया है। टॉपिक है आपका गवर्नमेंट बजट का, मैक्रो का बताऊंगा, ठीक है? तो इसलिए इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ? टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। यहाँ से आई थी बात ये, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। हाँ, रेट तो रिवाइज होता है, क्यों नहीं होता? गवर्नमेंट के बजट के थ्रू भी होता है रिवाइज, ठीक है? और एक चीज और, इसका एक नाम और लिख लो, एक्सपोर्ट ड्यूटी अलग है।